टुडे वी विल स्टार्ट थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में आप स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करेंगे? टेम्परेचर के बारे में। थोड़ा एक्टिव होकर बैठना है, एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में आ जाओ, शाबाश। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारी थर्मल एक्सपेंशन। हमने एक शायद ग्राफ पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर के टाइम पे, जहां तक मुझे याद है, U वर्सेज X का ग्राफ हमने पढ़ा है। U वर्सेज X का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये। ठीक है, हालांकि ये जो ग्राफ है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन ये लगभग सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, जितने भी हमारे फिजिक्स के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं। तो ये ग्राफ देखिए आप, ये किस तरह का ग्राफ है? ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है अनस्टेबल सिस्टम, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है स्टेबल सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब वो रेफरेंस लेवल है, और रेफरेंस लेवल्स कहां माने हम? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मान लीजिए कि आपके पास दो एटम्स हैं। ठीक है, दो एटम्स आपके पास, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। क्या उनके बीच में कोई एनर्जी का इंटरेक्शन होगा? नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये जो स्टेट है इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली, ये क्या है? क्या है? जीरो एनर्जी की स्टेट है। इसकी स्टेट है जीरो एनर्जी की स्टेट है। और जब एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो पहले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेंगे। यस और नो? इसमें तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई है, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन होने लग गया है। अब जो एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, और जहां फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है दैट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है भाई? कंजर्वेटिव होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन याद होगा आपको। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस। है ना? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने वाला कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स। है ना? तो बोलिए, जब एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से भी कम है, रेफरेंस लेवल पे क्या था? नो इंटरेक्शन, और जब वो पास आ गए हैं तब उस रेफरेंस से भी कम एनर्जी है, मतलब सिस्टम स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? स्टेबल सिस्टम हुआ। इसको आप इस तरह से तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई जो एटम्स है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सोचिए कि यहां पे दो एटम्स एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, है ना? और मैंने क्या करना है? इन दोनों को यहां से उठा के और दोनों को इंफिनिटी पे भेजना है। दोनों को उठा के इंफिनिटी पे भेजना चाहता हूं, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना? क्यों करना पड़ेगा? क्यों? वाई? क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल है। इसकी एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो जीरो से भी कम है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, और इसको जीरो बनाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है ऑन द सिस्टम। दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो स्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव, और अनस्टेबल सिस्टम की पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दोनों को पास लेके आने के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना, और अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट एनर्जी चले जाएंगे। यस और नो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे जहां पे एनर्जी जीरो है। बेसिकली हर एक सिस्टम लोएस्ट स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? हर एक सिस्टम लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक बॉल यहां रखी है, मैं इसको यहां छोड़ दूं, क्या होगा? नीचे चली जाएगी। यहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो बोलो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की स्टेट पे जाना चाह रहा है। ओके, बोलो अभी इनके बीच में हाई एनर्जी है, इनको छोड़ दिया, कहां चले जाएंगे? जीरो जीरो पे, मतलब लो एनर्जी की स्टेट पे चले जाएंगे। है ना? जितना ये मिनिमम अचीव कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट, उस पे जाने की कोशिश करेंगे।
अब मैं कहता हूं, अब क्या होगा, अब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, क्योंकि इनका पास आना ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को घटाने के बराबर है। इंफिनिटी पे जीरो थी, लेकिन पास आए तो और कम हो गई, यानी कि नेगेटिव हो गई, जीरो से भी कम हो गई ना। नहीं आई बात समझ, कमर सीधी करके बैठो, ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है, स्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब यहां देखिए, इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसके नीचे एनर्जी नेगेटिव। इनफाइनाइट में बोलो एनर्जी क्या है, जब सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, क्या सॉलिड स्ट्रक्चर, लोहे का लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा का पूरा लोहे का ब्लॉक बन रहा है, क्या हो रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एटम्स आते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाना मतलब एक स्टेबल सिस्टम क्रिएट करना, और जब वो स्टेबल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। बताइए, इस डिस्टेंस को R1 बोल दो अभी के लिए, ठीक है, क्या बोल दिया मैंने इस डिस्टेंस को, R1। अगर मैं इससे इधर जाने की कोशिश करूंगा, इससे इधर जाने की कोशिश करूंगा, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि एटम्स ऑलरेडी एक दूसरे के पास आ चुके हैं, और अगर और ज्यादा पास आएंगे तो ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करने लग जाएंगे, यहाँ जो न्यूक्लियस है और यहाँ जो न्यूक्लियस है, ये भी एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करने लग जाएंगे, एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, एंड आफ्टर दिस पॉइंट वो तो सिस्टम ही क्या बन जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब मैं कहता हूं, इसको छोड़ो, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, कितना डिस्टेंस है ये, R1, दिस इज द बॉन्ड लेंथ, क्या ये बॉन्ड लेंथ, भाई इतना डिस्टेंस पे आने के बाद ये सबसे स्टेबल सिस्टम है, मतलब इनका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं आई बात समझ, तो दिस इज बेसिकली बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लोहे का टुकड़ा था, उसके बीच में एटम्स के बीच में इंटरेक्शन और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरीके से था, मैंने उस मेटल के ब्लॉक को हीट करना शुरू कर दिया, लोहे की रॉड थी, उसमें एटम्स के बीच में कुछ इस तरीके से गया था, कितना कितना गया था भाई, R1। मैंने क्या किया, उसको हीट करना शुरू कर दिया, हीट कर दिया मैंने। अब सिस्टम के पास क्या आ गई है, एक्सटर्नल एनर्जी आ गई है। एटम्स क्या चाह रहे हैं, भैया मेरे पास बाहर से बहुत एनर्जी आ रही है, मैं पागल हो रहा हूं, सही है, वो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। लेकिन क्या लोहा थोड़ा सा हीट करते ही मेल्ट कर जाएगा क्या, नहीं, सॉरी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, और जो गैप बिटवीन द एटम्स है दैट आल्सो चेंजेस। किस तरीके से चेंज होता है, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। सर वो बाहर की टाइल खड़ी लगेगी कि आधी लगेगी, आधी लगी, आधी लगेगी, ऐसे, ठीक है, और बताओ, ना सर, ठीक है, ये भी रिकॉर्डिंग में आ गया है, कोई नहीं, ठीक है भाई। तो एनर्जी देखो इंक्रीज हो गई, दिस इज द पॉइंट जहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन स्ट्रक्चर तो अभी भी वैसा ही है, लोहे की रॉड अभी भी तो लोहे की रॉड ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया और वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना, अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। सिंपली क्या हुआ है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, पहले इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी थी, अब इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है, एंड दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ही तो है ये, एंड दिस डिस्टेंस इज R2, क्लियरली R2 इज ग्रेटर देन R1, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पेयर ऑफ एटम्स, एवरी पेयर ऑफ एटम्स के बीच में गैप बढ़ गया। अब इमेजिन करिए एक लोहे की रॉड है, उसमें कितने सारे एटम्स होंगे, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस होंगे, 10 की पावर 23 तो भैया उसमें हो जाते हैं, किसमें, एक मोल में 6.022 10 की पावर 23। अब इमेजिन करिए बहुत भारी सी लोहे की रॉड थी, कई किलो की, लंबी सी पतली सी, उसमें हर एक पेयर ऑफ एटम्स के बीच में थोड़ा 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 गैप बढ़ गया,
तो बोलो क्या पूरी रॉड लंबी नहीं हो जाएगी? Yes, sir. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे. ये है डेफिनेशन. कंसेप्ट क्लियर हो गया? हीट करते तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस और इसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस. ठीक है, और इसलिए क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर शिफ्टेड फार्दर. दूर शिफ्ट हो जाती हैं, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई. Therefore, R2 is greater than R1 because potential energy of the system increases. ठीक है, each separation between the atoms increase. हर एक पेयर ऑफ एटम्स के बीच में सेपरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. एंड हेंस द साइज ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस. साइज ऑफ द मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. इस फिनोमिना को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. द चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, गैप बिटवीन द एटम्स भी ज्यादा इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो बोलो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही ज्यादा लेंथ चेंज होगा, है ना. डेल्टा एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, मतलब ओरिजिनल लेंथ. अब एक इमेजिन करिए, आपके पास इतनी सी रॉड है, 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है. आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया. चेंज कितना हुआ टेम्परेचर का? इसमें कितना इंक्रीज होगा लेंथ में? लेट्स से इसमें 1 mm इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब 1 मीटर की रॉड इमेजिन करिए. 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया. क्या इसका भी 1 मिलीमीटर ही बढ़ेगा? नहीं, इसकी तो ज्यादा लंबी होगी. क्यों भाई? क्योंकि ये जो 1 मीटर की रॉड है, इसको आप बहुत सारी छोटी छोटी रॉड से मिलके बना हुआ मान सकते हैं. यस सर. और हर एक छोटी छोटी रॉड 1-1 mm बढ़ेगी, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. यानी कि जितना ओरिजिनल लेंथ था उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा. यस और नो? सो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है. तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी. दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा अल्फा. क्या नाम लगेगा? अल्फा. अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ये अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. भाई कॉपर का अलग बढ़ने का रेट होगा, लोहे का अलग होगा, किसी और चीज का अलग होगा. यस और नो? ठीक है, अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग की. ठीक है, तो अल्फा किस पे डिपेंड करता है भाई? टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है भाई, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. सही है, तो बोलो चेंज इन लेंथ. चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो बोलिए डेल्टा एल की जगह क्या लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ. तो एल फाइनल माइनस ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर. सही है, एल नॉट को इधर ले जाओ. बोलो एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. एल नॉट कांस्टेंट कॉमन ले लो, दोनों जगह आ रहा है ना. एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. एल नॉट कॉमन ले लिया. एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. बोलो सही है, कोई दिक्कत भाई? सही है, ये प्लस ही रहेगा. ठीक है, इसमें गलती से लगा हुआ है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. बोलो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. फाइनल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ इज इक्वल टू है. बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. हो गया याद? ठीक है, अब मैं कहता हूं आपने एक रॉड इमेजिन की थी अभी. यस और नो? मैं कहता हूं एक शीट इमेजिन करिए. एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मेरे पास, पतली सी शीट है. बोलो क्या इसकी लेंथ इंक्रीज होगी हीट करने पे? क्या इसकी ये वाली चौड़ाई इंक्रीज होगी? टेम्परेचर मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा. तो एरिया में भी सिमिलर रिलेशन है. फाइनल एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. व्हाट इज बीटा? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन.
यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर वाला है ये। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कौन से वाला? एरिया वाला, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, सही है। और वॉल्यूम, मान लीजिए कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चेंज करेंगे। क्यूब है मान लीजिए, उसको हीट कर रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इंक्रीज करेंगे, चेंज हो जाएंगी। तो बोलिए क्या होगा? V final is equal to V naught 1 plus gamma delta T. V final is equal to 1 plus gamma delta T. What is gamma? Coefficient of volumetric thermal expansion. Coefficient of volumetric thermal expansion. ठीक है भाई। अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन क्या होता है? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2। बीटा में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मतलब लेंथ भी लंबाई है, ब्रेड्थ भी तो लंबाई है, तो बोलो दोनों तरफ लेंथ और लेंथ तो हो गया, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो बीटा इज डबल ऑफ अल्फा, अल्फा दे दिया तो बीटा भी बदल जाएगा, और गामा इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या है? बेसिकली डायमेंशन से तो है। कोई दिक्कत है इसमें? स्पेशल नोट, अल्फा कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल। अल्फा जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, ये वाला जो अल्फा है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, और ये वेरिएबल भी हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। और अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे? मैं कहता हूं देखो, ये 1 इज अ कांस्टेंट। यस सर। मैं कहता हूं 1 कांस्टेंट है, 1 में कुछ ऐड किया है, तो इस चीज का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। भाई 1 डायमेंशनलेस है ना, कांस्टेंट है ये, तो ये भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। तो बोलो अल्फा मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो टेम्परेचर। बोलो भाई 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे तो है क्या? 10 डिग्री सेल्सियस ही तो है चेंज इन टेम्परेचर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस, या मैं कह दूं थीटा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। थीटा को इधर लेके जाओ, अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 1, थीटा की पावर -1। थीटा मतलब टेम्परेचर, जैसे MLT होते थे ना, MLT, ऐसे ही थीटा होता है फॉर टेम्परेचर। कोई दिक्कत? तो बोलो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? थीटा इनवर्स। कोई समस्या है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। फॉर मटेरियल्स विद डिफरेंट अल्फा फॉर डिफरेंट साइड्स, अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग अल्फा है अगर, तो बोलिए इस तरफ के लिए अल्फा है और इस तरफ के लिए अल्फा 2 है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मान लो इधर के लिए उधर के लिए सेम होगा, तो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। और बोलो गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा, है ना। लेंथ के लिए अलग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, ब्रेड्थ के लिए अलग है, हाइट के लिए अलग है, तो आप क्या करेंगे? गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस। देयर इज ए होल इन द सरफेस, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, लोहे का एक पतरा है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है ऐसे। जब आप बॉडी को हीट करना शुरू करते हैं तो ये जो होल है, क्या ये बड़ा होगा या ये छोटा हो जाएगा? बड़ा होगा है, या सेम साइज रहेगा? इंक्रीज होगा, हो सकता है गलत टिक कर रखा हो, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, कांट बी डिटरमाइंड, इनसफिशिएंट डेटा, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। बोलिए whenever there is an increase in temperature of the body, there is photographic enlargement of the material। देखो ये जो मटेरियल है ना, इसमें ऐसे जूम करना है, फोटो में जूम करना है, जब जूम करोगे ऐसे तो ये बड़ा हो जाएगा ना। वही बात ऐसे समझ सकते हो, जब आप हीट अप करते हो तो एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो बोलो यहाँ पे एक एटम होगा और यहाँ पे एक एटम होगा, मान लीजिए, तो बोलो ये दोनों दूर हो जाएंगे। जब ये दूर हो जाएंगे तो बोलो सर्कल का सर्कमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा, यानी कि होल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन कॉजेज फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, ठीक है। अल्फा इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही अल्फा डिफाइंड होता है, ठीक है भाई। रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्वेश्चन देखना है अभी, फॉर्मूला याद है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। एक रॉड है ऑफ लेंथ 2 मीटर, हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर कितना है?
25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड लेंथ इफ अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। ओरिजिनल लेंथ बोलो, डेल्टा टी अल्फा, फॉर्मूला एल फाइनल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आ गया आंसर, मुझे तो नहीं करना पड़ेगा, ये सिंपल है ना बिल्कुल। इसके अंदर टेम्परेचर केल्विन में चेंज और डिग्री सेल्सियस में चेंज सेम होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो पहले सेल्सियस में या केल्विन में चेंज करेंगे। पता है ना कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद है? याद नहीं है? कोई बात नहीं, देखो याद है, तुम्हें याद है? चलो बताओ तो। प्लस 32, ठीक। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये याद कर लेना इसको, रिवीजन चेक कर लेना। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मैंने तो इसको याद किया हुआ है 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे करके। कैसे आएगा, इसको 180 बना के और 32 ऐड करना है। इसको 180 कैसे बनाऊंगा मैं, 100 इंटू 9/5 प्लस 32 कर दूंगा। देखो 20 गुणा 9 180 जमा 32 212, ऐसे याद किया होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में 0 रख दो, फ़ारेनहाइट कितना आता है। और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल किस टेम्परेचर पे होते हैं, -40 पे। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रहेगी बात, -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल। फॉर्मूला भी याद हो गया है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल, सही है। उल्टा करना हो इसको, 32 इधर ले आओ, 5/9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, f माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में पता है, केल्विन -273 इज इक्वल टू सेल्सियस, सही है। वैसे जनरली कुछ लोग डिग्री केल्विन लिख देते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता, सिंपली केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन के साथ डिग्री नहीं होता, ओके। टू रॉड्स, क्वेश्चन देखना बड़े ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टू रॉड्स ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली आर हीटेड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। 100 से 200 कर दिया टेम्परेचर, डेल्टा टी पता चल गया। इफ देयर फाइनल लेंथ्स आर 3.5 एंड 6.2 फाइंड रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यस सर, है कुछ क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल लेंथ, अल्फा नहीं दिया आपकी बात, निकाल सकते हैं रेशियो। क्या होगा बोलो, L1 इज इक्वल टू L01 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना है 100 लिख देता हूं डायरेक्टली, डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू L02 1 प्लस अल्फा 100 अल्फा 1 और यहाँ पे अल्फा 1 बाय अल्फा 2 निकालना है। यस सर, ओरिजिनल लेंथ 1 3 5 3.5 6.2 डन। यस सर, इसको इसको इधर ले आओ, 1 को इधर ले आना, 100 से डिवाइड कर देना, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई, अल्फा 2 इधर, फिर अल्फा 1 बाय हो जाएगा ना, बाय 36 हो जाएगा आंसर। टू रॉड्स आर जॉइंड टुगेदर एज शोन बिलो, फाइंड टोटल एक्सपेंशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। L1 अल्फा 1, L2 अल्फा 2, भाई ये अपने हिसाब से बढ़ेगी, ये अपने हिसाब से बढ़ेगी। इसके लिए फाइनल लेंथ L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इसकी फाइनल L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, दोनों को फिर ऐड कर दो,
तो डेल्टा एल का डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, सही है। ये सिर्फ चेंज इन लेंथ है। टोटल एक्सटेंशन पूछा है तो सिर्फ चेंज इन लेंथ बताना है, और अगर फाइनल लेंथ पूछेगा टोटल की तो क्या करेंगे, L फाइनल इज इक्वल टू L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल। नहीं आएगी बात समझ में? पहले रॉड की लेंथ फाइनल प्लस दूसरे की फाइनल इज इक्वल टू टोटल फाइनल, सही है। और सिर्फ चेंज निकालना है तो पहले का चेंज प्लस दूसरे का चेंज। चेंज क्या होता है, अल्फा L नॉट डेल्टा टी, अल्फा L नॉट डेल्टा टी, टोटल एक्सटेंशन आ गया, कोई दिक्कत। एन इक्विवेलेंट रॉड इज पुट इन प्लेस ऑफ दीज टू रोड्स, ये जो दो रोड है ना, इनकी जगह एक सिंगल रॉड रख दी गई है, ठीक है। बोलो इस पूरी ओरिजिनल रॉड की कितनी लेंथ थी, L1 प्लस L2 थी, तो इसकी जगह जो रॉड रखी गई है उसकी लेंथ कितनी है, L1 प्लस L2 ही है। अब बोलो जब डेल्टा टी, क्या बोला मैंने, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टोटल एक्सटेंशन इतना होता है, और इसको रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रॉड रखी गई है, तो इसका एक्सटेंशन भी उतना ही होना चाहिए जितना इसका हुआ था, यस और नो। तो बोलो इन दोनों का कंबाइंड जो डेल्टा एल है और इसका जो डेल्टा एल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं आई बात, दक्ष को नहीं आई, पक्का? पता नहीं, ध्यान तुम्हारा हट गया लगता है, सुन हो गया, अभी तक तो एक्टिव था, मैंने कहा हो गया। एन इक्विवेलेंट रॉड है, इसकी जगह बोलो कितनी लेंथ की रख दी, L1 प्लस L2 लेंथ की रख दी। इसका अल्फा 1 था, इसका अल्फा 2 था, अभी इसका कितना है, ठीक है। बोलो इनका जो डेल्टा एल था कंबाइंड उतना ही इसका होना चाहिए। मैं कहता हूं ओरिजिनल लेंथ कितनी है, अल्फा, ये हो गया इसका चेंज इन लेंथ, और इसका चेंज इन लेंथ इसके बराबर होना चाहिए, कितना है, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 L2 डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, अल्फा इज इक्वल टू बोलो अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 डिवाइड बाय योर आंसर। तो इक्विवेलेंट अल्फा जो है वो यह है। ये इक्विवेलेंट का चक्कर क्या है, इक्विवेलेंट होता क्या है, अरे आप लोगों ने 10th क्लास में वो पढ़ा है, रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल, है ना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक रॉड, एक रेजिस्टेंस रखी हुई है R1 और इसी के सीरीज में रखी हुई है R2, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को हटा के क्या लिखते थे, एक सिंगल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 वाली। ऐसा कैसे लिख देते थे हम, क्योंकि इन दोनों की जगह अगर मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना हो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह ही बिहेव करे, तो उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2 होना चाहिए। इन दोनों को हटा के, ये अलग अलग मटेरियल्स की रॉड है, इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल रॉड रखना चाहता हूं जो हीट करने पे उसी तरीके से एक्सपेंड हो जैसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सपेंड करता है। तो मुझे उस रॉड का अल्फा कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा, सही है। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सपेंड कर रहा है डेल्टा टी टेम्परेचर पे, उसी तरीके से उतना ही इस रॉड का चेंज इन लेंथ होगा, उतने ही डेल्टा टी, सही है। नहीं आई बात, ठीक है। ए रेलवे ट्रैक, ओके, ए रेलवे ट्रैक इज लेड इन विंटर A railway track is laid in winter at 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्दी में क्या हुआ, रेल की लाइन बिछा दी। अच्छा, जो पहले इसके कुछ मैं आपको बता रहा था, सिविल इंजीनियरिंग वाला कुछ बता रहा था मैंने, आप लोगों ने कंक्रीट का नाम सुना है, सुना होगा आप लोग, कंक्रीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कंक्रीट यूज होता है। व्हाट इज कंक्रीट एक्चुअली, कंक्रीट होता है सीमेंट और लोहे का मिक्सचर,
आप लोगों ने बिल्डिंग्स बनते हुए देखेंगे, उसमें वो खंबे से होते हैं पहले तो लोहे के, है ना, और फिर उसी के अंदर हम क्या करते हैं, वैसे चारों तरफ से फट्टे लगा के उसके अंदर सीमेंट डाल देते हैं और वो फिर पूरी बिल्डिंग का पिलर का काम करते हैं। जैसे नीचे आप लोगों ने देखा होगा जो बीम है हमारे, है ना, वो जो लटकते हुए हैं, हैंगिंग जो बीम बोलते हैं जिनको, वो बेसिकली क्या है, कंक्रीट ही है। जो लेंटर होता है, ये भी क्या होता है, पहले नीचे से सपोर्ट लगाते हैं, ऐसे प्लेट्स जैसे कुछ लगा देते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर लोहे का पूरा जाल बिछा देते हैं और फिर उसके अंदर क्या कर देते हैं, सीमेंट भर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये कंक्रीट तैयार हो रहा है। कंक्रीट बेसिकली क्या है, लोहे का और सीमेंट का मिक्सचर। अब लोहा अकेला उतना मजबूत नहीं होता है, सीमेंट भी अकेली उतनी मजबूत नहीं होती है जितना सीमेंट और लोहे का कॉम्बिनेशन मजबूत हो जाता है। इसमें देखो दो बातें हैं, एक तो जो लोहा है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सीमेंट को, ठीक है, और सीमेंट जो है लोहे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और चेंजिंग टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मान लीजिए कि कभी सर्दी हो गई, कभी बरसात हो गई, कभी गर्मी का मौसम आ गया, तो लोहा एक्सपेंड करेगा, जो सीमेंट होती है वो भी एक्सपेंड करती है, और जो सीमेंट का अल्फा है और जो लोहे का अल्फा है ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे गर्मी के टाइम पे, तो सीमेंट का स्ट्रक्चर भी उतना ही एक्सपेंड करेगा जितना लोहा एक्सपेंड करेगा। तो उनके जो बॉन्डिंग स्पॉट्स हैं वो मूव नहीं करते, इसलिए क्या होता है, वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग रहते हैं। अगर ऐसा होता कि भाई लोहा अलग कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रखता, लोहा तो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ और सीमेंट ज्यादा एक्सपेंड हो गई, तो एक्सपेंड होने में क्या होता, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है, उनकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती, फिर कम हो जाती, वो बॉन्ड तोड़ देते, है ना, ठीक है। इसीलिए कंक्रीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप जैसे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट भी देखा था मैंने काफी टाइम पहले, एक ऐसी और एक ऐसी सेम डायमेंशन की और लगभग सेम वजन की दो ऐसे स्लैब बनाई गई कंक्रीट की, ठीक है। उनको ऐसे दो पत्थरों पे रखा, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये सिर्फ सीमेंट का बना हुआ था, टूट गया ये, इसको रखा उन्हीं पत्थरों के बीच में, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर गाड़ी हटाई, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ। और बड़ा कोई टैंकर लाके इसके ऊपर चढ़ा दिया, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एक तो सीमेंट की लोहे के साथ बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है, दूसरा इनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप लोगों ने गाड़ी या बाइक चलाई होगी कभी ना कभी एट सम पॉइंट, फ्लाईओवर्स जो होते हैं वहां पे आपने देखा होगा दो पतली पतली लोहे की स्ट्रिप्स लगी होती हैं और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? दैट इज फॉर कंपनसेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग समर एंड विंटर। जैसे सर्दी का मौसम आता है तो लोहा है, क्योंकि लोहा भी तो लगा हुआ है ना पुल के अंदर बनाते टाइम, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस ज्यादा नहीं। और जब गर्मी का मौसम आएगा तो क्या होगा, तो गैप घट जाएगा, मतलब सीमेंट एक्सपेंड करेगी ना तो वो गैप घट जाएगा, पास पास आ जाएंगे ना, ठीक है। अगर मान लो वो गैप नहीं देते, जैसे ये गैप दे रखा है, इधर एक ब्रिज का पार्ट है और इधर एक ब्रिज का पार्ट है, अगर गैप दे रखा है तो देयर इज रूम टू एक्सपेंड, है ना, एक्सपेंड होगा तो रूम मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे सिंगल कंटिन्यूस रोड बना देते और यहाँ पे कोई गैप का सिस्टम नहीं रखते, तो जो पुल का इधर वाला पार्ट है वो इधर तो जमीन में लगा हुआ है, इधर वाला पार्ट भी जमीन में लगा हुआ है, ये वाला पार्ट हवा में है, अब जमीन तो मूव करेगी नहीं, क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे धक्का मार लगेगा। सर्दियों में तो वो दूर चले जाएंगे, है ना, उनमें खींचने वाला टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब खींचने वाला स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, और गर्मियों के टाइम पे जब वो एक्सपेंड करेंगे तो वो एक दूसरे को धकाने वाला स्ट्रेस बनाने लग जाएंगे, उसकी वजह से पुल की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, कम। इसलिए गैप देना थोड़ा थोड़ा इज बेटर, ठीक है। अच्छे इंजीनियर्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर गैप रखते हैं, उनको ये पता होता है कि कितना एक्सपेंड करेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ मार्जिन डाल के फिर वो यहाँ पे ऐसे ऐसे गैप डालते हैं, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, रेलवे ट्रैक होता है, अब रेल की पटरियों में जॉइंट होता है ना, और कई बार पटरी ऐसे करके चलती है ना, गाड़ी जब चलती है तो ऐसी आवाज आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि देयर इज सम गैप बिटवीन द रेल ट्रैक्स, जो पटरी होती है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं। गैप क्यों रखते हैं? क्योंकि एक सिंगल पटरी तो है नहीं, बहुत सारी पटरियों को ज्वाइन किया हुआ है ना, लोहे की लंबी लंबी वो लेते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं, है ना, ट्रैक के ऊपर जो
फट्टियां होती हैं, फट्टियां कह लो, लोहे की कह लो या सीमेंट की कह लो, कंक्रीट की कह लो, इस तरह से होती हैं। ये हो गया, ठीक है, ये होती है और एक ये होती है ना, इस तरह से होती है। अब देखो यहां पे इस तरीके से गैप होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। क्यों होता है गैप? ताकि जब एक्सपैंड करे तो एक दूसरे को पुश ना करें। थोड़ा सा गैप ज्यादा ही रखते हैं ताकि जब एक्सपेंशन हो तो वो एक दूसरे के पास आ जाए, एक दूसरे को टच करके एक दूसरे को दबाना शुरू ना कर दे। ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज सम मार्जिन जो एक्स्ट्रा मानते हैं, जैसे भाई सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस पे लगा दिया और गर्मियों में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 50 के हिसाब से वो एक्चुअली तो 60 के हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, कि भाई मान लो किसी मौसम में ज्यादा गर्मी हो जाए किसी साल, तो रेलवे ट्रैक सेफ रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके। ओके, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे हमारे सर बता रहे थे, हमारे एक सर थे प्रवीण सर, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट थे केमिकल इंजीनियरिंग में, तो जॉब कर रहे थे। तो कोई कंपनी थी जो क्या बनाती थी, बॉयलर्स बनाती थी। बॉयलर समझते हो? बॉयलर, अरे जिनमें कोई किसी न किसी चीज को बहुत गर्म किया जा रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसके अंदर जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो जो बॉयलर है वो फट सकता है ना, इसलिए उसमें सारी की सारी कैलकुलेशन हमको संभाल के रखनी पड़ती है। जैसे कुकर होता है, कुकर में अगर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालो और बहुत हाई टेम्परेचर यूज करो तो कुकर क्या होता है, एक बार ब्लास्ट भी हो जाता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, है ना। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे सर बोले कि मेरे को एक बॉयलर डिजाइन करना था, तो मैंने बॉयलर डिजाइन किया और उसमें ये देख लिया कि भाई मेटल की ये स्ट्रेंथ होती है, इतना वो प्रेशर झेल लेता है, इस तरह का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसने थोड़ा सा अपने हिसाब से बना दिया सर ने, फिर अपने बॉस के पास ले गए कि सर ये डिजाइन हो गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, जो थिकनेस है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वेल्डिंग है या जो भी कनेक्शन के पैरामीटर है उन सबको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इससे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत महंगा बॉयलर हो जाएगा। प्लस सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, कॉस्ट उतना अभी जरूरी नहीं। मतलब देर इज सम एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे भी जब रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात आती है तो जितना कैलकुलेशन कर रही है उससे भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन हमको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, थ्योरेटिकली देयर इज अ डिफरेंट थिंग, रियल लाइफ में देयर इज सम डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे खैर ठीक है, और क्या एग्जाम्पल, इतना काफी है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा गैप लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखेंगे। ए रेलवे ट्रैक इज लेड इन विंटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सर्दी का मौसम है, रेल की पटरी बिछाई जा रही है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इफ टेम्परेचर इन समर गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ट्रैक्स, ट्रैक्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन बताइए सो दैट द सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली। ठीक है भाई, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्रैक जो है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, ट्रैक कितना होगा भाई, ये 10 मीटर का। ठीक है, और इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए वो आपको निकालना है ताकि सिस्टम क्या रहे, सही काम करे। अल्फा दे दिया आपको, अल्फा ऑफ आयरन, लोहे के ट्रैक होते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये एक ट्रैक हो गया, ये भी एक ट्रैक हो गया, ये भी एक ट्रैक हो गया। अब मुझे बताइए, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कोई भी लोहे की रॉड है या ट्रैक है कुछ भी है, ये सिर्फ एक साइड बढ़ेगा क्या? नहीं, ये दोनों साइड बढ़ेगा, है ना। तो निकालते हैं कि एक्चुअली टोटल कितना एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, अल्फा की वैल्यू उठाई, याद रख दी। एल नॉट कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रैक 10 मीटर, डेल्टा टी कितना है 10 और ये 50, तो कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्व किया, कितना आया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है लेंथ। अब आप बताओ गैप कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर? सोचना पड़ेगा। नहीं, देखो ये एक ट्रैक है, चलो बीच वाले को बोलते हैं, ये एक ट्रैक है, ये टोटल कितना बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर,
है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा और 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, सही है। तो गैप कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर नहीं, इसके इधर जो रखा हुआ है ये भी तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, इधर जो रखा हुआ है ये भी तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा इधर की तरफ, तो बोलो टोटल गैप कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही टोटल गैप होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। ए रॉड हैज इनिशियल लेंथ L, एक रॉड है उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है भाई, L। द रॉड इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर θ1 to θ2, θ1 से θ2 पे लेके जा रहे हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा इक्वल टू k थीटा। मैंने आपको बताया अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो बोलो अल्फा की बार टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दिया, टेम्परेचर है θ1 से θ2, तो व्हाट इज थीटा, it is temperature, ठीक है। and the alpha is here alpha is not constant, it is variable, it depends on temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करता है वैसे वैसे अल्फा भी चेंज करता है, ठीक है। फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। मैं कहता हूं दिस इज ए लार्ज चेंज इन लेंथ एंड दिस इज ए लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। What about differential change in the quantities? There is a dl change in length when the temperature changes dt, सही है, अल्फा एल नॉट। क्लियर हुई बात भाई, डेल्टा एल की जगह क्या लिख दिया, dl, और डेल्टा टी की जगह dt, बहुत बढ़िया। dl इज इक्वल टू अल्फा एल dt या d थीटा, बात एक ही है, dt लिख दो d थीटा लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। dl अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, k थीटा, l d थीटा। अब बोलो l इज वेरिएबल, l क्या है, वेरिएबल है ना। कैसे बोल दिया मैंने l को वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा लेंथ, ओरिजिनल लेंथ भी तो चेंज होती जा रही है। मान लो कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, लेंथ वॉज 1 मीटर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस गए तब, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ जो हो गई है वो 1.01 मीटर हो गई है। अब अल्फा इज वेरिएबल, अब जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, अल्फा की वैल्यू 0 पे जो थी वो उससे अलग हो जाएगी। तो 1 से जब 2 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो बोलो क्या वही अल्फा यूज करेंगे जो यहां से यहां यूज किया था, नहीं, अल्फा विल बी डिफरेंट, अल्फा अलग होगा। और ओरिजिनल लेंथ कौन सी लेंगे, यहां वाली या यहां वाली, यहां वाली लेंगे, क्योंकि यहां से यहां का अल्फा अलग है, तो यहां वाली लेंथ को ओरिजिनल लेंथ माना जाएगा। यानी कि लेंथ इज आल्सो चेंजिंग, यानी कि ओरिजिनल लेंथ इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस, दैट इज आल्सो वेरिएबल, ठीक है। तो बोलिए यहां से एल को उठाएंगे, यहां एल लगाएंगे, ठीक है भाई। बोलो के थीटा डी थीटा बचेगा इधर, बोलो इंटीग्रेशन करना है, इधर सिर्फ एक वेरिएबल है, इधर भी सिर्फ एक वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में मैं एक बार में एक वेरिएबल ही सॉल्व कर पाता हूं। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L, फाइनल लेंथ L फाइनल, टेम्परेचर इज द वेरिएबल, तो इनिशियली टेम्परेचर कितना था θ1, फाइनली θ2, θ1 से सही है। हमें क्या निकालना है, फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, तो L फाइनल निकालना है। बोलो dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो dl बाय l का इंटीग्रेशन log l, ठीक है। बोलो इधर k कांस्टेंट है, k बाहर, थीटा डी थीटा का x dx का क्या था, x स्क्वायर बाय 2, थीटा डी थीटा का थीटा स्क्वायर बाय 2, ठीक है भाई। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन में एक बार l की जगह l फाइनल माइनस इसी एक्सप्रेशन में l की जगह लोअर लिमिट है ना, तो बोलो log l फाइनल माइनस log l इज इक्वल टू k θ2 स्क्वायर बाय 2 माइनस θ1 स्क्वायर बाय 2, हो गया भाई। 2 को बाहर निकाल दिया, k बाय 2 θ2 स्क्वायर माइनस θ1 स्क्वायर, डन, ठीक है। अब बताओ log l फाइनल माइनस log l बना था, एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, होती है भाई, हो गई। तो बोलो log l फाइनल माइनस log l था, तो log l फाइनल बाय l हो गया, ठीक है। और इधर ये हो गया। बोलो ये कौन है, log बेस e, log का बेस इधर जाएगा तो पावर का बेस बनेगा, e की पावर में ये सारी क्वांटिटी आ जाएंगी, और फिर l
को इधर मल्टीप्लाई कर दो। एल मतलब क्या था, जो स्टार्टिंग में लेंथ था एल नॉट, तो एल नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल ई की पावर k बाई 2 थीटा 2 स्क्वायर माइनस थीटा 1। तो दिस इज योर आंसर। डन। पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है, 2 पाई एन रूट एल बाई जी। 2 पाई एन रूट एल बाई जी होता है, कल ही पढ़ा था, कल या परसों कभी पढ़ा था। मुझे बताइए अगर लेंथ चेंज होगी तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा। तो ये देखना, वेरिएशन इन पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या चेंज आता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एरर्स में एक चीज सिखाई थी आपको, जो पावर्स के साथ डील करते हैं, लॉग लेके और फिर पावर्स जो है वो नीचे उतर जाते हैं। तो बोलो क्या किया, डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एल के साथ क्या करूंगा, डेल्टा एल बाई एल, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो। जी के साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी। ठीक है, पावर कितनी है एल की 1/2, तो इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा। जी की पावर भी कितनी है 1/2, तो इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, बोलो चेंज इन ग्रेविटी 0, ये क्या आ गया, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 0। इफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। तो बोलो इस डेल्टा एल की जगह क्या लिख देंगे, उठा के रख दो, क्या बनेगा, अल्फा एल डेल्टा थीटा, एल और एल कट जाएंगे, या अल्फा डेल्टा थीटा। सही है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। डन। तो दिस इज आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। A clock becomes 10 seconds slow per day if temperature is 30 degrees Celsius, and it becomes 5 seconds faster per day if temperature is 10 degrees Celsius. Find temperature at which clock will keep correct time. सोच के देखो, अगर क्या हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सोच के देखो, ये होता है फॉर्मूला। अगर L की वैल्यू इंक्रीज करती है तो टाइम की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, ठीक है, और L की वैल्यू डिक्रीज करती है तो टाइम की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे टाइम हो जाएगा क्या, 10 सेकेंड स्लो, और 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड्स फास्ट। ओके, फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं, लेट द क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट टेम्परेचर T1, T1 बोल देते हैं। सही है, बोलो डेल्टा डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, चेंज इन टाइम 10 सेकेंड का है बाय ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 1/2 अल्फा पता नहीं है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 30 है और T1 के लिए कैलिब्रेटेड तो 30 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड फास्ट हो जाती है। सही है, तो बोलो 5/t इज इक्वल टू 1/2 अल्फा T1 माइनस 10, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, क्लॉक इज गेटिंग फास्टर, क्लॉक फास्ट हो गई है, क्लॉक जल्दी जल्दी मूव कर रही है ना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो गया है उसका, और जहां पे उसको लेट से 1 सेकंड में टाइम शो करना था वहां पे आपको 0.5 सेकंड में शो कर रही है, तो दिन भर में फास्ट हो जाएगी ना वो। तो फास्ट हो रही है मतलब लेंथ घट गई है, लेंथ घटी कब होगी, जब T1 ज्यादा होगा और ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम होगा। तो T1 माइनस 10 यहां आ रहा है, और यहां पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए क्लॉक स्लो होती है, इसलिए 30 माइनस। डन। तो बोलो डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, T से T कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा,
1/2 से 1/2 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 30 माइनस T1 बाई T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, T1 इज इक्वल टू 15 आना चाहिए, 50/3 सर, 50/3, 2 है ना, 3 नहीं है, ठीक है, 3 तो वो है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ओनली T1 इज अननोन, 2T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस T1, 20 को इधर ले जाओ, T1 को इधर, 3T1 इज इक्वल टू 50, T1 इज इक्वल टू 50/3, डन। एक्सपेंशन ऑन ए मीटर स्केल, अब ये एक अलग कंसेप्ट है, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन सा दिमाग लगाएंगे आप वो दिमाग लगाएंगे, वो बिजनेसमैन वाला दिमाग है ना, दिस इज बिजनेस, देखिए होगी मीम, वो देखिए वो वाली, ठीक है। उसमें वो पूरी वीडियो देखी तुमने, हैं? नहीं देखी है, नहीं दिखाऊंगा आज, वो भी काम नहीं है। नायक फिल्म देखी, नायक फिल्म में क्या होता है, वो एक दिन का सीएम बनता है, वो अलग अलग जगह जाके छापेमारी शुरू कर देता है, फिर वो क्या करता है, वो दुकान में राशन तोड़ रहा होता है, उसके नीचे कुछ चुंबक चिपकी मिल जाती है, वो चुंबक किस साइड चिपकाई हुई थी, जिस साइड सामान है या जिस साइड वो वजन रखा हुआ है, सामान की साइड, अगर वो उसकी दूसरे की साइड चिपका देगा तो फिर तो उसको सामान ज्यादा देना पड़ेगा ना। इमेजिन करिए आपके पास एक तराजू है इधर, ठीक है, आपके पास इधर एक ऐसा तराजू है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक 200 ग्राम की चुंबक चिपका रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 1 kg 2 kg 3 किलो सामान देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या रखे हुए हैं, चावल रखे हुए हैं, ठीक है, राइस रखी हुई है, तो बोलो इधर एक्चुअली कितना वजन हो गया, 3.2 किलोग्राम हो गया, तो इधर चावल भी कितना डालना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया ना, ये तो 3 किलो देना था, 3.2 किलो दे दिया, नुकसान हुआ ना, ठीक है। अब वो चुंबक इधर चिपका दो, क्या हो गया, 200 ग्राम, ये ऑलरेडी हो ही चुका है, और 3 किलो डालना होता है टोटल, भाई इसके साथ बैलेंस करोगे 3 किलो है टोटल इधर, तो चावल कितने दिए, सही है, फायदा हो गया ना, देना था कितना, दिया कितना, 2.8 किलो, तो फायदा हो गया ना, 200 ग्राम बच गया, खुद को पैसे पूरे ले लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कपड़ा बेचना है, कपड़ा बेचना, ठीक है, अब आप लोगों ने वो कपड़े के रोल देखे होंगे दुकानों के अंदर, कहते हैं कि अच्छा वो फलाना कपड़ा ना इतना मीटर चाहिए, पैंट शर्ट सिलवाना है या कुछ सिलवाना है या कुछ ड्रेस बनवानी, जो भी है, क्या बोलते हैं कि भाई 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो 4 मीटर क्या है, उसकी चौड़ाई तो फिक्स है, वो तो लंबाई बता रहे हो आप, 4 मीटर लेंथ दे दो, है ना, ठीक है। इमेजिन करिए यहाँ पे आपके पास कपड़े का रोल है, क्वेश्चन में आएगा ये, इसलिए बता रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरे को बैलेंस छापने का, इधर से कपड़ा आ रहा है, इसकी ये जो चौड़ाई है दैट इज फिक्स है। अब इस तरफ जो होती है लेंथ, ये आपको नापनी होती है, यस और नो, जनरली ये वाली जो होती है, ये जनरली 1 मीटर, 3 मीटर, सॉरी 3 फीट के आसपास चौड़ाई होती है, 1 मीटर ये फिक्स होता है कपड़े की, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर क्लॉथ इज ऑलमोस्ट 0, कपड़ा नहीं फैलता है, लोहा फैलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम है वगैरह वगैरह। अब देखिए आपके पास एक स्केल है जिससे आप इस कपड़े की लंबाई नापते हैं, कैसे नापते हैं कि अच्छा 1 मीटर यहां तक हो गया, अच्छा यहां से फिर ये 2 मीटर हो गया, यहां से काट दो, है ना, और फिर वो बोलता है कि जो जी 2 मीटर कपड़ा हो गया। अब सोचिए कि ये जो आपका मीटर स्केल है, क्या बोल रहा हूं मैं, मीटर स्केल जो है, इट इज मेड अप ऑफ सम मेटल, लेट्स से एल्यूमिनियम का या लोहे का बना हुआ है, और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, इसकी लेंथ भी कम ज्यादा होती रहती है, इसकी लेंथ कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां पे जो आप नापेंगे वो भी क्या होगा, कम ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे अनलेस टेम्परेचर इज उतना जितना के लिए मीटर स्केल डिजाइन है।
मीटर स्केल इज डिजाइंड फॉर ऑपरेटिंग एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप गर्मी के मौसम में बेचने लग गए, आप गए थे स्विट्जरलैंड, वहां से एक मीटर स्केल लेके आए, 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलिब्रेटेड था, वहां का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री 5 डिग्री था। ठीक है, आप उसको बेरी में ले आए, बेरी में लाके क्या बोला आपने, मैं कपड़ा बेचूंगा जी, मेरे पास देखो मैं ना विदेश से लेके आया हूं मीटर स्केल, इससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं होगा, लोग आ जाएंगे आपके पास, और बाद में आप देखेंगे या तो आपको घाटा हुआ मिलेगा या आपको नुकसान हुआ मिलेगा। मोस्ट लाइकली क्या मिलेगा, नुकसान हुआ मिलेगा। क्यों, आप कहेंगे मैं तो पूरा ईमानदारी से काम किया है, मेरे को नुकसान कैसे हो गया, कैसे हुआ भाई, क्योंकि इट इज कैलिब्रेटेड फॉर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और आप बेच रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस में। जो आपका 1 मीटर स्केल था वो अब लेट से 1.1 मीटर का हो गया है फैलकर। आप जब नापते हैं तो आप अपनी तरफ से कितना नाप रहे हो, लेकिन आप दे कितना रहे हो एक्चुअली, तो नुकसान हो गया ना, कितना 10% नुकसान हो गया। तो सही है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कि स्केल की लेंथ चेंज हो गई तो जो मेजरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी और उससे आपका प्रॉफिट लॉस चेंज। तो पैसा कमाने के लिए किस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट करवाना बेटर है, हायर टेम्परेचर पे। तो बिल्कुल ही मतलब मारवाड़ी हो गया है सिंधी, ठीक है, ठीक है भाई। तो हायर टेम्परेचर पे अगर स्केल कैलिब्रेटेड होगा तो आप एक्यूरेटली उसको मेजर करेंगे भी तो भी आपके पास पैसा बचेगा। ठीक है, करना था 1 मीटर और जब वो सिकुड़ के स्केल ही हो गया है 0.9 मीटर तो आपका जो कस्टमर है उसको तो दिख रहा है कि हाँ जी 1 मीटर नापा है, स्केल से नापा है, लेकिन एक्चुअली इसको कितना मिल रहा है 0.9 मीटर और आपको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बेईमानी का। ठीक है, ऊपर की कमाई। ठीक है, क्लियर है भाई, मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूं ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, इनिशियली इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज 3 मीटर and measured at calibrated temperature, then length measured by elongated scale will be less than 3. Hence actual is more than measured if temperature increases. ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा और अगर टेम्परेचर घट गया तो आपका। ठीक है, in a meter scale, if a meter scale is calibrated at 10 degree Celsius, then a cloth seller will earn more profit during summer. Winter cannot be determined. Winter है ना, x actual is equal to x measured into 1 plus alpha delta theta. ठीक है, L फाइनल होती है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी होती है 1 मीटर, तो बोलो फाइनल लेंथ ऑफ द स्केल जो फुटा है जिससे आप नाप रहे हो उसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी L नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। L फाइनल इज इक्वल टू L नॉट कितना है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बोलो ये 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगी। सही है, लेंथ ऑफ मीटर स्केल इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ट्राई करोगे ये? यस सर। ट्राई करोगे? यस सर। ट्राई दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। ठीक है, टेक इट एज होमवर्क एंड फिर हम पढ़ेंगे बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, इसके अंदर 2 मेटल्स होते हैं। ठीक है, 2 मेटल्स एक दूसरे के साथ चिपका दिए, अब एक का अल्फा क्या होगा कम और एक का अल्फा क्या होगा ज्यादा। ठीक है, तो जब हम इस स्ट्रिप को हीट करेंगे तो बिल्कुल पतली सी होती है ये, बिल्कुल पतली, कागज से थोड़ी मोटी मान लो, नोटबुक का गत्ता होता है ना उतनी 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 होती है लगभग। ठीक, इसको आप हीट करोगे ना तो बोलो हीट देते ही ये मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि ये जो अल्फा है ये कम है और इसका अल्फा क्या है ज्यादा, तो ये ज्यादा फैलने की कोशिश करेगी, ये कम फैलेगी। सही है, तो क्या होगा ऐसे मुड़ जाएगी। सही है, क्लियर है भाई, इस तरह की शेप हो जाएगी। ये हम देख लेंगे, इसका एक सिंगल ही फॉर्मूला होता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जो आप घर में प्रेस करते हो ना उसमें यही लगी होती है। जैसे आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया
टेम्परेचर घटा दिया तो बेसिकली क्या होता है, वो बायोमेटालिक स्ट्रिप की पोजीशन चेंज हो जाती है। और जैसे जब रॉड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो अपने आप कट मार देती है ना। तो क्यों कट मार देती है? क्योंकि जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो ऐसे मुड़ जाती है और उसका जो फिजिकल कनेक्शन है वो हट जाता है। फिर वो जब ठंडी होगी तो उसकी बायोमेटालिक स्ट्रिप वापस सीधी होने लगेगी, फिर वो वापस टच हो जाएगी, प्रेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा वो फिर से ऐसे हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कट मारती रहेगी वो ऐसे ऐसे। ठीक है, खोल मत देना घर जाके प्रेस, कहीं मम्मी आज सीख के आया हूँ बस खोलूंगा आज मैं इसको, है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज ये काफी रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।